हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुनैना शर्मा। तो काफ़ी लंबे समय के बाद एक वीडियो है वो आ चुकी है। इस वीडियो के अंदर हम जो चैप्टर 15 अपना पॉलीमर है, जिसके अंदर एक क्रियाविधि है, उसको अच्छी तरह समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ही कर लेते हैं इस चैप्टर को कि पॉलीमर कहते किसे हैं। पॉलीमर मतलब बहुलक, मतलब बहुत सारे एकलक जब मिलकर बहुलक बनाते हैं। जैसे मोतियों की माला है, मोती है उसकी एकलक है, एंड उनकी जो पुनरावृत्ति होती है, या फिर बहुत सारी जो लाइक एक थ्रेड के अंदर या फिर किसी भी रबड़ के अंदर मान लो हमने मोती डाले हैं, उसी के बाद हमारी जो माला बनी है, इसके एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ सकते हो। और उसी प्रकार जो हमारा बहुलक है वो एकलक से मिलकर बना होता है। लाइक जैसे हम माला लेते हैं तो उसके अंदर हम बीड्स डालते हैं, तो बीड्स वो अलग अलग भी हो सकते हैं और एक ही प्रकार की माला भी हो सकते हैं। अगर हमने सिर्फ सफ़ेद मोती डाले हैं, मतलब एक ही प्रकार के एकलक जब प्रयोग किए गए, तो वो हो जाएगा हमारा समबहुलक। एंड मान लीजिए हमारे पास जो माला है उसके अंदर हमने अलग अलग बीड्स डाली, जैसे रेड, ग्रीन एंड येलो, तो वो हो गया सहबहुलक, मतलब अलग अलग जिसमें एकलक हो। लाइक जैसे पॉलीएथीन है हमारे पास, पॉलीथीन जिसे बोलते हैं हम, या फिर पॉलीएथीन, मतलब एथीन के बहुलक है वो। पॉलीएथीन का एकलक किसे कहेंगे? एथीन को। जो नाइलॉन 6,6 है उसके एकलक हो जाएंगे हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमारा टॉपिक है योगात्मक बहुलकन की क्रियाविधि। हमारे चैप्टर के अंदर उससे पहले क्रियाविधि से पहले कुछ क्लासिफिकेशन भी दिया गया है, उसके ऊपर और चर्चा कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन किसका किया गया है? पॉलीमर का, यानी बहुलक का क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके 3 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक, संश्लेषित और असंश्लेषित। नाम से स्पष्ट है, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं या फिर जो मानव निर्मित होते हैं। इस चैप्टर के अंदर कुछ ही डेफिनेशन है जो लिमिटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक आपको एकलक पूछा जाएगा, पॉलीमर को देखकर आपसे एकलक के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे नाइलॉन 6,6 के एकलक लिखो, या फिर टेरिलिन अथवा डेक्रोन के लिखो, ये लगभग क्वेश्चन आया जाता है। या फिर समबहुलक और सहबहुलक के अंदर क्या अंतर है, इस क्वेश्चन की PYQ एंड नोट्स मैंने आपको अपने चैनल पे अपलोड किए गए हैं। एंड अगर आपको इसके शॉर्ट नोट्स चाहिए 15 और 16 चैप्टर के, तो वो आपको कल मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, या फिर थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्ट में क्या अंतर है, ताप डेड और ताप स्टोर्ड में क्या अंतर है, इसकी क्रियाविधि भी अक्सर पूछी जाती है। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन, छोटा सा चैप्टर है, लाइक हमें लास्ट में पूछा जाएगा नोलेक की स्ट्रक्चर पूछ लेंगे, और बस ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो रिपीटेड होंगे। तो आपको इस चैप्टर में क्या करना है, जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो आपको अच्छी तरह करने हैं, जिसमें आपको एकलक और उनके उपयोग क्या क्या होते हैं वो दिए जाएंगे। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का योगात्मक बहुलकन की क्रियाविधि। अब योगात्मक, एक तो देखिए अपने बहुलक पढ़ेंगे, योगात्मक होते हैं एक जिसमें सिर्फ योग होता है, एक होगा संघनन। संघनन में क्या होगा, छोटे जो तत्व होते हैं, जैसे वाटर ले लीजिए या फिर अल्कोहल हो गया, तो उनका निष्कासन होगा। हमने 2 एकलकों को, मान लीजिए वो समान है, भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न के अंदर एक से हम हाइड्रोजन और एक से हाइड्रोक्साइड, जो OH होता है, हाइड्रोक्साइड समूह जो होता है, उससे क्या होगा, जल का निष्कासन होगा। एवं योगात्मक बहुलकन के अंदर सिर्फ योग होगा, छोटे पदार्थों का निष्कासन नहीं होगा। सबसे पहले वर्ड्स के ऊपर हमने बात की। अब ये होगी, इसके अंदर 3 विधि होती है, प्रारंभन, संचरण और समापन। प्रारंभन किसी भी अभिक्रिया का प्रारंभ होता है, उसके बाद वही स्टेप बारी बारी सेम रिपीट होता है। सबसे पहले आपको वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, किस वर्ड का क्या अर्थ होता है। प्रारंभन किसी अभिक्रिया का प्रारंभ होना, संचरण उसी का ही रिपीटेशन होना, यानी वो जो अभिक्रिया है वही सेम चलती रही, लेकिन सेम चलती रही उसके बाद एक टाइम आएगा, एक स्टेप आएगा जब वो समाप्त हो जाएगी। तो ये 3 प्रकार से इसके पद हो गए। ये हमने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। तो किसी भी अभिक्रिया है उसके लिए हमें क्या जरूरत चाहिए, उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है हमें। तो इस आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटल पेरोक्साइड एंड ट्रिटिक ब्यूटिल पेरोक्साइड, इसमें ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा C6H5C, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेंजोइल पेरोक्साइड। तो हमें क्या करना होगा, बेंजोइल पेरोक्साइड है, यानी आपके सामने स्ट्रक्चर बनी हुई है, उसको अल्प मात्रा के अंदर हम मिक्स करेंगे, और प्रकाश की जो भी हमारा प्रकाश आ रहा है
उसमें खुला छोड़ देंगे तो इससे क्या बनेगा, फेनिल समूह बनेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से संविदलन होगा, यानी ये बॉन्ड है वो ब्रेक होगा यहाँ से। अब अपन को पता है कि जो एक बॉन्ड बन रहा है उसके अंदर साझेदारी, अगर सहसंयोजक बंध की बात करें तो साझेदारी बराबर रहती है, यानी जो विपरीत आवेश मान सकते हो या फिर जिनकी प्रकृति अलग अलग हो सकती है। जैसे आयनिक बॉन्ड बनता है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच बनता है, लेकिन सहसंयोजक बॉन्ड यानी कोवलेंट बॉन्ड जिसे बोलते हैं उसमें साझेदारी बराबर की रहती है। मतलब एक अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा है तो यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन रखा है। तो ये वाला अगर हम यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, यहाँ पे लाइट डालते हैं यानी प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, C6H5C डबल बॉन्ड O एंड O। यानी अगर मान लीजिए ये दो समूह है, या फिर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहे तो मान लीजिए दो फ्रेंड है, इनके बीच लड़ाई हुई, इनका जो भी सामान था इसने यहाँ से अपनी वाटर बोतल यहाँ पे रख ली। वाटर बोतल मान लीजिए यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख लिया और इस वाले ऑक्सीजन के पास अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, तो हमारे पास ये संरचना बन गई। और ये दो हैं, दो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। अब क्या होगा लास्ट में, इसी तरह इस कार्बन के बीच और यहाँ पे भी जो साझेदारी है वो बराबर की होगी। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इधर से जाएगा, ये इधर जाएगा, ये तो अपनी CO2 रिलीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा अपना फेनिल समूह 2C6H5। ये क्या बन गया इसका, मेथिल मुक्त फेनिल मूलक बन गया। ये हमारा हो गया फेनिल मूलक। यहाँ से क्या होगा, श्रृंखला का प्रारंभन पद है ये। अब अपनों को कुछ नहीं करना, सिर्फ ये माइंड में रखना है। सबसे पहले बेंजोइल पेरोक्साइड है, इस वाले ऑक्सीजन और इस वाले ऑक्सीजन के बीच है वो संविदलन होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ये हमारे पास ये बन जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है और जो फेनिल मूलक है वो हमें प्राप्त होगा। इसके बाद श्रृंखला संचरण पद, यानी अब जितने भी स्टेप्स आएंगे वो रिपीट होते जाएंगे। श्रृंखला संचरण, अब हमारे पास ये एक मूलक है, फेनिल मूलक है। अब इसका कार्य क्या रहेगा, ये सबको परेशान करेगा, ऐसे समझ सकते हैं आप। इसका कार्य क्या है, परेशान करना। तो ये हमारे पास फेनिल मूलक है, ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा एक एल्कीन के पास। यानी यहाँ पे आपकी बुक में एथीन लिया गया है तो उसी से समझ लेते हैं। C6H5 ये हमारा मूलक हो गया। इसके बाद क्या है, किसको परेशान करेगा, इसका काम है परेशान करना। तो ये किसको परेशान करेगा, एथीन को। वही सेम स्टेप्स रिपीट होंगे, आपको बस वही माइंड में रखनी है। अब ये यहाँ से इसका बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा, C6H5CH2 और ये मुक्त मूलक, वापस एक और मुक्त मूलक बन गया। क्या किया, जो हमारे पास फेनिल मूलक था एथीन के पास गया, इसका बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये यहाँ पर आ गया ये वाला इलेक्ट्रॉन, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है C6H5 और CH2 ने आपस में मिलकर बंध बनाया। इसके बाद CH2 का मूलक बन चुका है। वापस ये हमारे पास, अब ये वापस जाएगा दूसरी एल्कीन को परेशान करने के लिए। C6H5CH2 प्लस एल्कीन हमारी एथीन, वही सेम स्टेप्स रिपीट होंगे। C6H5CH2 एंड TH। इस तरह क्या होगा लास्ट में, यही जो सेम स्टेप्स है वो रिपीट हो रही है, यानी C6H5CH2 एंड यहाँ पर ये देखिए श्रृंखला है। अगर मान लीजिए ये कोई एल्कीन के पास जाएगी, ये थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, यानी ये अगर स्टेप्स चलते रहे तो ये इसके एन बन जाएंगे, यानी बहुत सारे। जब हमें कोई नंबर
1 2 3 इसके बाद डिफाइन करनी है कि ये आगे तक बढ़ रही है, तो उसके लिए हम एन लगा सकते हैं। उसके बाद CH2 एंड ये CH2 का मूलक। ये तो अब ये देखो पहले क्या था, प्रारंभन उत्प्रेरक की बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम किसी रिएक्शन को करवाते हैं तो हमारे पास इसका मुक्त मूलक फेनिल मूलक बनता है। फेनिल मूलक के बाद ये श्रृंखला का संचरण पर चलता है, यानी ये वही सेम स्टेप्स रिपीट होते चले जाएंगे। तो ये जो स्टेप्स है वो रिपीट होंगे और यहाँ पे एन इसके बन जाएंगे। अब लास्ट क्या है इसका समापन। समापन के अंदर क्या होगा, मान लीजिए एक हमारे पास ये है, इसको लिख देती हूँ मैं, C6H5 CH2 CH2 N CH2 एंड इसका मूलक। अगर मान लीजिए इसके साथ ऐसा ही एक और इसके सामने आ जाइए, मान लीजिए ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ये दोनों आपस में मान लीजिए रिएक्शन करेंगे तो C6 यही सेम है। देखिए क्या था, संचरण के अंदर हम एल्कीन को ला रहे थे, मतलब एल्कीन को ही परेशान करने जा रहा था, लेकिन जो हमारा एक अभी मुक्त मूलक है इसके जैसा ही कोई बन गया, मान लीजिए इसके जैसा ही इसको मिल गया। अब ये दोनों मुक्त मूलक है, ये आपस में, यहाँ पे भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ पे भी है, तो ये अगर आपस में ही बॉन्ड बना लेंगे तो इसका हमारे पास बहुलक बन जाएगा, इसका पॉलीमर बन जाएगा। वही सेम स्ट्रक्चर रहेगी, बस C6H5 और C6H5 आ जाएगा एंड CH2 है उसके सेम जो स्टेप्स है वो चलते रहेंगे, यानी CH2N। तो इस प्रकार इसका हमें पॉलीमर प्राप्त होगा। तो यदि हम 2 एकलक लेंगे जिसके अंदर योगात्मक बहुलकन होता है, मतलब सिर्फ एडिशन होता है, छोटे तत्वों का निष्कासन नहीं होता है, ठीक है, इसमें ये होगा योगात्मक बहुलकन की क्रियाविधि। तो सिंपल सी क्रियाविधि थी, लगभग पेपर में पूछ लेंगे शायद। इसमें आपसे स्टेप्स भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स में होते हैं, प्रारंभन, संचरण और समापन। प्रारंभ में प्रारंभ होता है किसी भी अभिक्रिया का, प्रारंभन उत्प्रेरक है, फेनिल समूह बनेगा, मतलब आपको सिर्फ नेम लर्न करने होंगे, आपको अपने आप आ जाएगा। संचरण, फेनिल समूह एल्कीन को परेशान करेगा, मुक्त मूलक बनेगा, वापस एल्कीन को परेशान करेगा। समापन के अंदर वो एक जैसा समूह, एक जैसे समूह, मतलब जो दोनों जो मूलक है वो आपस में अगर बॉन्ड बना ले तो हमारा पॉलीमर है, बहुलक है वो बन जाएगा। सो कोई सिंपल सी ये क्रियाविधि थी। आई होप आपको समझ आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको अपना कोई सजेशन देना है तो वो भी आप दे सकते हो। थैंक यू सो मच।